हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आप सभी का जो तैयारी चल रहा है बहुत अच्छे से चल रहा होगा। एक एक करके आप सारे लेक्चर्स को देख रहे होंगे आई होप, और उन सारे लेक्चर्स के सवाल को अपने कॉपी में मेंशन कर रहे होंगे। और जो डीपीपी के सवाल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल रहा है, आप उसको नोट डाउन कर रहे होंगे, उससे सवाल बना रहे होंगे और आंसर को चेक करके अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा रहे होंगे। मैं आपको बस एक बात बताना चाहता हूं कि आप PYQs को भी रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करते रहिए। और जो मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में इनऑर्गेनिक के शॉर्ट्स अपलोड करते रहता हूं, उसे आप रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप एक दिन में याद नहीं कर सकते हैं। तो याद नहीं कर सकते तो उसके लिए क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे हम लोगों को शॉर्ट्स देखना है, शॉर्ट्स को लिखना भी है, कॉपी पे लिखना भी है, सिर्फ देखना नहीं है, क्योंकि देखने से ज्यादा लिखने पे याद होता है। तो देखना भी है, लिखना भी है, देखना भी है, लिखना भी है। पर डे शॉर्ट्स एक बार देख लेना है। बहुत बार जब तुम उन शॉर्ट्स को देखोगे, बहुत बार लिखोगे, तो ऑब्वियसली 6, 7, 8 महीना ये जो है तुम्हारा, ये तुम्हारे लिए बहुत प्रोडक्टिव आपके लिए साबित होने वाला है। तो हमको प्रोडक्टिविटी के साथ काम करना है, ताकि हमारा जो लक्ष्य है जेईई मेन सबसे पहला जनवरी अटेम्प्ट, उसमें हम कमाल और धमाल मचा सके। फिर हम लोग एडवांस के लिए तैयारी करेंगे, फिर हम लोग बीच में जो 12th के स्टूडेंट्स के बोर्ड्स होंगे उनसे भी रिलेटेड बात हम लोग करेंगे। मतलब हर एक जगहों पर फिर नीट के बारे में बात करेंगे, हर एक चीज़ों के बारे में बात करते हुए हम लोग चलेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि चाहे आप बोर्ड्स का तैयारी कर रहे हो, चाहे नीट का, चाहे जेईई का, उन सारे तैयारियों में सिलेबस आपका कॉमन है। तो उन कॉमन सिलेबस के हर एक कॉन्सेप्ट को बेसिक से लेके एडवांस तक क्लियर करना है। एडवांस कहने का मतलब ये नहीं कि जेईई एडवांस, एडवांस कहने का मतलब है कि चीज़ों का एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके बेसिक्स पर कमांड होना चाहिए, क्यों है, किस लिए है, कहाँ पर यूज़ करेंगे, कहाँ पर नहीं करेंगे। जब आपके बेसिक्स स्ट्रांग रहेंगे तो सवाल चाहे किसी भी पैटर्न पे, कोई भी एग्जाम का हो, आपसे बनेगा जरूर, अगर आप उस सिलेबस को, इन थियरी लेक्चर्स को आपने अगर अच्छा से कंप्लीट किया है तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज का सेशन स्टार्ट करेंगे हम एवरेज मासेस से। एवरेज मासेस से जो कंसेप्ट कहने का मतलब है कि हम लोग बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है और एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ये दो चीजें हम लोगों को समझना है। कैसे हम किसी मिक्सचर का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम किसी मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम लोग को पता होना चाहिए। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले एवरेज एटॉमिक मास हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी भी अगर एलिमेंट है, लेट सपोज आपके पास एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है बी और एक एलिमेंट है सी, और आपको इनका मोल्स दिया गया है कि एक मिक्सचर बनाया गया है। ये क्या है? इन एलिमेंट्स का मिक्सचर है। अब बहुत जन बोलेंगे कि सर अगर मिक्सचर नहीं है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ए का एटॉमिक मास x है और ए का एटॉमिक मास y है। मतलब इन केस ऑफ आइसोटोपिक मिक्सचर, चाहे मिक्सचर ऐसा हो चाहे मिक्सचर ऐसा हो, डिफरेंट एलिमेंट्स का हो। क्लियर? अब इन सभी का जो एटॉमिक मास है, लेट सपोज मैं इसको मान लेता हूं x, इसको मान लेता हूं y और इसको मान लेता हूं z, और इन सभी का आपको मोल्स भी दिया हुआ है। लेट सपोज इसका N1 मोल है, इसका N2 मोल है और इसका N3 मोल है। तो सवाल आता है कि सर एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? इसके एटॉमिक मास से इसका मोल को मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू N1 प्लस y इंटू N2 प्लस z इंटू N3, और डिवाइड दे दो टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया? N1 प्लस N2 प्लस N3। ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बोलिए आ रहा है क्या समझ में? बोलिए आ रहा है क्या समझ में? अगर आइसोटोपिक मिक्सचर दिया तो भी हम यही कॉन्सेप्ट को लगाएंगे और क्या करेंगे, लेट सपोज इसके मोल्स आपको दिए गए हैं N1 और इसके मोल्स दिए गए हैं N2। तो एवरेज एटॉमिक मास अगर आपको निकालना है तो यहां पर भी मैं क्या कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, x इंटू N1 प्लस x इंटू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। क्लियर है क्या? ये फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। अब एक ऐसा भी हो सकता है कि एवरेज एटॉमिक मास के जगह आपके पास दो गैसेस है। लेट सपोज एक गैस है मीथेन और दूसरा गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। लेट सपोज दो गैसेस है,
अब यहाँ एटम नहीं है, मतलब यहाँ एलिमेंट नहीं है, तो हम यहाँ एटॉमिक मास नहीं लेंगे, यहाँ पर हम क्या लेंगे, मॉलिक्यूलर मास लेंगे। और यहाँ पर मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इस प्रकार का भी सवाल बन सकता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। आ रहा है क्या बात समझ में? और हमको क्या किया गया है, इसका मोल दे दिया गया है, लेट सपोज N1 मोल है और इसका N2 मोल है। इसका मोलर मास हम M1 मान ले रहे हैं और इसका मोलर मास हम M2 मान ले रहे हैं। तो अगर इस केस में आपको बोला कि बताओ एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास बराबर इसके मोल को इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज N1 इंटू M1। इसके मोल्स को इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज N2 इंटू M2। और डिवाइड दे देंगे क्या चीज से, N1 प्लस N2। डिवाइड क्या चीज से दे देंगे, N1 प्लस N2 से डिवाइड दे देंगे। बोलो आ रहा है क्या समझ में, क्लियर है क्या? तो इस तरीका से हम मॉलिक्यूल्स के केस में भी एवरेज मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां मजेदार बात क्या निकल करके आती है, हो सकता है सवाल में मोल्स ना दे, मोल परसेंट दे दे, ठीक, मोल परसेंट दे दे, तो मोल परसेंट को आप मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत आसान है। मान लीजिए एक का मोल दे दिया है 10% और इसका दे दिया है, एक का 10 है तो दूसरे का 90, तो मैं इसका 10 मोल कंसीडर कर लूंगा, इसका 90 मोल कंसीडर कर लूंगा। इस तरीका से हम काम कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है सवाल में मोल फ्रैक्शन दे दे, हो सकता है सवाल में मोल फ्रैक्शन दे दे, तो मोल फ्रैक्शन भी दे देगा तो भी आप उसको मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे इसको मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, यहाँ तो x नहीं होगा, यहाँ y हो जाएगा बेटा, यहाँ y हो जाएगा, ठीक है, y इंटू N2। अगर आप ध्यान से देखें इस N1 अपॉन N1 प्लस N2 को जब दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बताना बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं। और इसको क्या चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, काई से। तो अगर सवाल में मोल फ्रैक्शन भी दे दिया है तो भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, मोल फ्रैक्शन भी दे दिया है तो भी आप आसानी से एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। यू कैन इजिली फाइंड आउट बाय दिस मेथड। लेकिन एक गड़बड़ी होती है, बहुत बार क्या होता है, लोग गलती क्या करते हैं, आइए हम बात करते हैं, लोग गलती क्या करते हैं, आइए हम लोग बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट के थ्रू। लेट सपोज आपके पास एक हीलियम है, हम यहाँ मास परसेंटेज और मोल परसेंट दोनों कैलकुलेट करना सीखेंगे, हम यहाँ मास परसेंटेज और मोल परसेंट दोनों कैलकुलेट करना सीखेंगे, क्लियर। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट समझो कि अगर आपको मोल दिया हो तो आप एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, या मोल परसेंट दिया हुआ है तो भी आप एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, अगर आपको मोल फ्रैक्शन दिया तो भी आप एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, क्लियर है ना। उल्टा भी हो सकता है कि एवरेज एटॉमिक मास दे दे और आपसे पूछे मोल परसेंट क्या है, एवरेज एटॉमिक मास दे दे पूछ ले किसका मोल क्या है, ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, क्लियर। कि उस मिक्सचर में मीथेन का मोल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल क्या है, अगर मिक्सचर ऑफ द गैसेस का एवरेज एटॉमिक मास ये है, इस प्रकार के सवाल बनते हैं। लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ सीखेंगे, और इस कॉन्सेप्ट का बड़ा सुंदर सा मतलब यहाँ निकल करके आता है। लेट सपोज यहाँ पर मैंने ये ले लेता हूँ, क्वेश्चन बना रहा हूँ। लेट सपोज आपके पास एक हीलियम और एक CH4 गैस है, क्लियर। अब आपको हमने सवाल में क्या दे दिया है, इसका मोल परसेंट दे दिया, इसका मोल परसेंट दे दिया। लेट सपोज इसका भी 50% है मोल परसेंट और इसका भी 50% है मोल परसेंट, क्लियर। अब मैंने आपको बोला कि बताओ इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। अब बड़े आसानी से बोलोगे सर एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, या एवरेज मॉलिक्यूलर मास कह सकते हो, या एवरेज मास ही लिख लो, क्योंकि यहाँ एटम भी है मॉलिक्यूल भी है तो कंफ्यूजन ना हो। तो एवरेज मास इसका क्या होगा, इस गैसियस मिक्सचर का एवरेज मास क्या होगा। तो मैं इसके लिए तो इसका एटॉमिक मास लूंगा 4 ग्राम और इसके लिए मॉलिक्यूलर मास लूंगा 16 ग्राम। आ रहा है क्या बात समझ में। मोल परसेंट 50-50 है तो मैं ये मान लूंगा कि इसके अगर 50 मोल हैं तो इसके भी 50 मोल होंगे, लेट सपोज, क्लियर। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 50 इंटू 4 प्लस 50 इंटू 16 अपॉन 50 प्लस 50, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो 50 इंटू 4 कितना हो गया 200 प्लस 50 इंटू 16 तो 5 16 80 800 डिवाइडेड बाई
100, कितना हो गया 1000/100, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, मतलब कितना आ गया 10 ग्राम्स। तो एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज मास क्या निकल कर के आ गया 10 ग्राम। इस गैसियस मिक्सचर का एवरेज मास 10 ग्राम निकल कर के आ गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या समझना, मैं अगर तुम्हें यही क्वेश्चन देता हीलियम और मीथेन लिख करके और बोलता मोल परसेंट नहीं देता, मैं तुम्हें क्या दे देता मास परसेंट दे देता। लेट सपोज मास परसेंट मैं लिख दिया हूं 50, इसका मास परसेंट और इसका भी मास परसेंट क्या है 50। अब यहां लोग गलती क्या करते हैं, एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं एवरेज एटॉमिक मास का, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास पिंक से लिख दे रहा हूं, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास का एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं, देखना बेटा, एवरेज एटॉमिक मास का एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, m1 इंटू W1 प्लस m2 इंटू W2 डिवाइडेड बाई 100। जहां पर W1 क्या है वेट परसेंट, मान लो ये A है, A एलिमेंट का है और ये B एलिमेंट का है, तो ये हो जाएगा वेट परसेंट ऑफ A और ये हो जाएगा W2 वेट परसेंट ऑफ B। ये गड़बड़ है, हम लोग कभी भी एवरेज एटॉमिक मास इस कॉन्सेप्ट के थ्रू नहीं निकालेंगे। इसको दिमाग में फिट कर लीजिए, बड़े बड़े क्रॉस कर लो अपने नोट्स में। हम लोग इस फॉर्मूला से नहीं निकालेंगे। जब भी निकालना होगा वी विल अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल्स। जब भी निकालना होगा वी विल अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल्स। तो अगर आपने गलती से यहां पर क्या किया, इसका 50 और इसका 50 ले लिया और आपने बोला 50 इंटू 4 प्लस 50 इंटू 16 और डिवाइडेड बाई 100 प्लस डिवाइडेड बाई 100, आंसर आपका यही निकल करके आ जाएगा, जो कि गलत है। तो जब भी आपको मास परसेंटेज देगा तो यू शुड ऑलवेज कन्वर्ट इट इनटू मोल परसेंट। और आप कह सकते हो, और मोल परसेंट बोलो चाहे मोल बोलो, बात एक ही है। क्लियर है क्या? तो यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना होगा कि आप मोल परसेंट को वेट परसेंट में कैसे बदल सकते हैं और वेट परसेंट को मोल परसेंट में कैसे बदल सकते हैं। क्लियर है क्या ये फंडा? आई होप आपको क्लियर होगा बेटा। आया क्या समझ में? अब हम सीखेंगे कि मोल परसेंट को वेट परसेंटेज में कैसे बदल सकते हैं और वेट परसेंटेज को मोल परसेंट में कैसे बदल सकते हैं। क्लियर? तो अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं, कि आपका क्या जवाब है, तो लेट सपोज अगर इसका मोल परसेंट 50-50 है, तो जिस तरीका से मैंने 50 और 50 मोल माना है, हो सकता था कोई, अगर आप चाहते इसको 1 मोल मान लेते, इसको भी 1 मोल मान लेते। आ रहा बात समझ में? इसको भी 1 मोल मान लेते और इसको भी 1 मोल मान लेते, कोई दिक्कत नहीं था। 1 मोल मान सकते थे। जैसे 50 मोल माने, वैसे आप 1 मोल भी मान सकते थे। तो इस 1 मोल का वेट कितना है 4 ग्राम, इस 1 मोल का वेट कितना है 16 ग्राम। और अगर हमसे कोई पूछता हीलियम का बताइए वेट परसेंटेज क्या होगा, तो आप क्या लिख देते 4/4 प्लस 16 इंटू 100। क्यों? जब भी जिसका हमको वेट परसेंटेज निकालना है उसके वेट को हम क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू 100। तो क्या आ जाएगा आपका निकल करके, क्या निकल करके आ गया बेटा, जल्दी से बताना। 4/20 इंटू 100। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, 5 4 जा 20%। उसी तरीके से इसका निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, 16/4 प्लस 16 इंटू 100। तो कितना निकल करके आ जाएगा 16/20 इंटू 100। आया क्या बात समझ में? इसको काट देंगे, अगेन ये हो गया 5, तो ये क्या निकल करके आ जाएगा 80%। आया बात समझ में? हम क्या समझे इससे कि जो मोल परसेंट दिया होगा कोई जरूरी नहीं है कि वो मास परसेंटेज के बराबर हो। इसीलिए जब कभी भी मोल परसेंट दिया हुआ है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आपको मास परसेंटेज दिया है तो यू शुड ऑलवेज कन्वर्ट इट इनटू मोल या मोल परसेंटेज। आइए समझते हैं मोल में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर हमको इसी का मोल निकालना है या मोल परसेंट निकालना है
तो अगर मास 50% है और इसका भी मास 50% दिया गया है, तो क्या मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि इसका 50 ग्राम है, इसका भी 50 ग्राम है, इसका 50 ग्राम है, इसका भी 50 ग्राम है? तो मैं क्या यहां से मोल्स निकाल सकता हूं? क्या मोल्स निकाल सकता हूं कि क्या हो जाएगा मोल्स? 50/4। क्या ये मेरा हीलियम का मोल आ गया क्या? और यहां मोल्स ऑफ मीथेन क्या निकलेगा बेटा? जल्दी से बताना। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 50/16। 50/16। अब मुझे अगर मोल परसेंट निकालना है ऑफ हीलियम, तो कैसे निकालोगे? जिसका निकालना उसका मोल को ऊपर, तो मोल्स ऑफ हीलियम अपॉन टोटल मोल्स इनटू 100। टोटल में क्या करूंगा? इन दोनों को ऐड कर दूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा। तो मोल्स ऑफ हीलियम क्या आ गया? 50/4। टोटल मोल में इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा? 250/16 इनटू 100। क्या ये और ये कट गया 4 बार में? क्या ये और ये कट गया 5 बार में? तो जब आप इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या आ जाएगा? 4/5 इनटू 100। 4/5 इनटू 100, इस दोनों को काट दोगे तो हो जाएगा 20, और ये क्या आ जाएगा? 80%। बोलो आया क्या बात समझ में? बोलो आया क्या? क्या सिमिलर मैनर में आप इसका निकाल सकते हो क्या? मोल परसेंट ऑफ मीथेन क्या हो जाएगा? 50/16 डिवाइडेड बाई टोटल 250/16 इनटू 100। ये 16 और ये 16 कट गया, ये 5 बार में कट गया और ये 20 बार में। तो आंसर क्या जाएगा? 20%। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो यही आपको पहले सीखना है। क्या सीखना है? मोल परसेंटेज को मास परसेंटेज में कैसे बदले, मास परसेंटेज को मोल परसेंट में कैसे बदले। हो सकता है कि सवाल में आपको, हो सकता है कि सवाल में आपको मोल परसेंट दे, आप उसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। मास परसेंटेज दे तो आप उसको पहले मोल परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, पहले आप उसको मोल परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, फिर सवाल को सॉल्व करेंगे, फिर जाके सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए इस प्रैक्टिस के लिए आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में भी आपको नहीं मिले। ठीक है, एक होमवर्क दे रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 2 का एक होमवर्क दे रहा हूं। लेट सपोज आपके पास आर्गन है और एक ब्रोमीन है। आपको ब्रोमीन का मास याद रहना चाहिए, है ना, 80 होता है। आर्गन का याद रहना चाहिए, है ना। लेट सपोज मैंने इसका मोल परसेंट आपको दे दिया है 60% और इसका मोल परसेंटेज दे दिया 40%। एक और केस इसमें बना लीजिएगा, आर्गन और ब्रोमीन ही है, लेकिन इसमें इसका जो मोल परसेंटेज है, सॉरी इसमें हम मास परसेंटेज आपको दे दे रहे हैं, इसमें इसका मास परसेंटेज जो है वो 60% और 40% है। ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पर मास परसेंटेज दिया और यहाँ पर मोल परसेंटेज दिया। आपको एक बार क्या फाइंड आउट करना, जहां मोल परसेंटेज दिया वहां पर आपको मास परसेंटेज फाइंड आउट करना, और जहां पर मास परसेंटेज दिया है वहां पर मोल परसेंट फाइंड आउट करना है। क्लियर है क्या? मैं इसका सोल्यूशन इसी सीट में बना करके जब इसका पीपीटी अपलोड करूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आपको इसका सोल्यूशन वहां पर दिख जाएगा, तो आप वहां पर जाकर के जरूर ज्वाइन कर ले। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। बोलिए आया क्या समझ में? आया क्या समझ में? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट नजर आता है। क्या नजर आता है इंटरेस्टिंग सा फैक्ट? आइए एक सवाल देखते हैं हम लोग इस कॉन्सेप्ट पर। तो इस कॉन्सेप्ट पे जब हम लोग एक सवाल देखेंगे तो आइए सवाल में क्या कह रहा है, बोलता है फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Cl35 एंड Cl37 इफ द मोल परसेंट आर 75% एंड 25% रिस्पेक्टिवली। तो मेरे पास दो आइसोटोप्स दिया हुआ है क्लोरीन का, एक 35 है दूसरा 37 है, इसका मोल परसेंट दिया हुआ है 75%, इसका मोल परसेंट दिया हुआ है 25%। एम आई राइट और रॉन्ग? तो यहां से आपका मोल क्या निकल कर क्या आ जाएगा, इसका मोल आ जाएगा 75 मोल्स और इसका मोल क्या निकल कर क्या आ जाएगा 25 मोल्स। यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। तो अब हमको यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, अरे बोलो ना हाँ या ना। एवरेज एटॉमिक मास आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको पता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ इसका एटॉमिक मास लेना m1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स प्लस m2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन n1 प्लस n2 अपॉन n1 प्लस n2। m1 आपका क्या हो जाएगा 35, n1 क्या हो जाएगा 75, m2 क्या हो जाएगा 37, n2 क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 75 प्लस 25। आप इसको सॉल्व कर देना, आप इसको सॉल्व कर देना। क्या आ जाएगा सॉल्व करने पर 35.5
35.5। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है? नहीं। अब इसी कैलकुलेशन को थोड़ा सा और आसान अगर आपको बनाना है तो आप और आसान बना सकते हो। आप 75-25 मत लो, जैसे वहां पर 1 1 ले लिए थे, यहाँ पर 3 ले लो, इसका 1 मोल ले लो, 3 मोल ले लो, इसका 1 मोल ले लो 75-25 को। तो क्या हो जाएगा कैलकुलेशन? थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। 35 × 3 प्लस 37 × 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1। इसको भी सॉल्व करोगे, आंसर क्या आएगा? 35.5। ये ज़्यादा अच्छा आंसर है। तो जब भी लो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड मैनर में लो। तो मैंने आपको दोनों टेक्निक बता दिया, सिंप्लीफाइड वाला ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि आप इसको अगर अच्छे से सोचोगे कैलकुलेशन करना एग्जाम में आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, क्या बोलता है? फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हीलियम एंड मीथेन इफ देयर मास परसेंटेज आर 20% एंड 80%। इसका मास परसेंटेज आपको दे दिया, आपको क्या निकालने बोला? एवरेज एटॉमिक मास। तो अगेन फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे? m1 n1 + m2 n2 डिवाइडेड बाई n1 + n2। लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ? मास परसेंटेज दिया हुआ है। तो आप इस मास परसेंटेज से मोल फाइंड आउट कर सकते हो क्या? बहुत आसानी से। तो आप यहां पर लिख लेना हीलियम है, यहां पर है आपका मीथेन, और आपको दे दिया है मास परसेंटेज। आपको दे दिया मास परसेंटेज, कितना दे दिया? 20%, और ये कितना दे दिया? 80%। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? अच्छा, क्या मैं इसको ऐसा मान सकता हूं कि वेट कितना हो जाएगा? 20 ग्राम, और इसका वेट कितना हो जाएगा? 80 ग्राम। क्या मैं यहां से मोल्स ऑफ हीलियम निकाल सकता हूं क्या? 20 डिवाइडेड बाई 4। और यहां मोल्स ऑफ मीथेन निकाल सकता हूं क्या बेटा? 80 डिवाइडेड बाई 16। अरे बोलो ना हाँ या ना, निकाल सकता हूं ना। इसको काट दो 5, इसको काट दो, ये भी होगा 5। अब इसके मोल्स आ गए, इसके मोल्स आ गए। ठीक, इसका एटॉमिक मास पता है क्या? 4 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में पता है क्या? 16 ग्राम। 12 + 4। अब आपको क्या निकालना है? एम एवरेज। कैसे निकालोगे? अरे बोलो ना, इसके मोल्स को इसके मास से मल्टीप्लाई करके, तो हो जाएगा 4 × 5। इसके मोल्स को इसके मास से मल्टीप्लाई करके 5 × 16 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 5 + 5। तो 4 × 5 कितना हो गया? 20। 5 × 16 कितना हो गया? 80। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 10। सॉल्व कर दो ना बेटा, 100 डिवाइडेड बाई 10 काट दो ना, आ गया ना आंसर 10 ग्राम। आ गया ना आंसर 10 ग्राम। तो इस तरीके से आप एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हैं। इवन आपको मास परसेंटेज ही क्यों नहीं दिया हुआ है, बस ये ध्यान रखिएगा, वो m1w1 वाला फॉर्मूला कभी इस्तेमाल नहीं करना है, हमें कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब एक सवाल अगेन ये आइसोटोपिक मिक्सचर पे, ये अगेन आपके लिए प्यारा सा सवाल होमवर्क। ये क्वेश्चन आप जरूर बना लेना, ये क्वेश्चन आप जरूर बना लेना। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलता है मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हैज एन एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ 29। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, बोलता है फाइंड द परसेंटेज बाय मोल एंड ऑफ N2 एंड O2 प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। बहुत बहुत प्यारा सा सवाल, बहुत ही प्यारा सा सवाल। आइए सवाल को बनाएं। अब आगे ये मॉलिक्यूलर मास का एवरेज निकालने का तरीका तो वही, अपना फंडा तो वही लगाना अपने को। आपको क्या दे दिया? मोल परसेंटेज निकालना है, तो 2 ही है आपके पास, वो 2 ही हैं। मिक्सचर में 2 ही प्राणी है, तो अगर मैं एक को x मान लूं तो दूसरा मेरा क्या हो जाएगा? क्या 100 - x बोल सकता हूं क्या? क्या मैं x% इसको मान रहा हूं तो दूसरे को 100 - x% मान सकता हूं क्या? एकदम मान सकता हूं। ये आपका क्या हो गया बेटा? मोल परसेंट। क्या यहां से मैं मोल के बारे में प्रिडिक्शन कर सकता हूं क्या? अरे बोल दो ना, ये x मोल, और क्या मैं इसको 100 - x मोल बोल सकता हूं क्या? अरे बोलो ना यार। यस बोल सकता हूं, एकदम बोल सकता हूं। तो यहां पर आपको क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक मास। क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक मास। कैसे निकालोगे बेटा? मोल पता है। क्या इसका मास पता है आपको? ये क्या हो जाएगा? 28। ये कितना हो जाएगा? 32 ग्राम्स। बोलो कोई दिक्कत? तो इसका मॉलिक्यूलर मास से इसके मोल को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 28 × x प्लस इसके मॉलिक्यूलर मास से इसके मोल्स को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 32 × 100 - x डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज x प्लस 100 - x। x और x कैंसिल हो गया,
यह आ जाएगा 28x प्लस 3200 माइनस 32x डिवाइडेड बाई 100। क्या आपको सवाल में एवरेज मॉलिक्यूलर मास दिया है क्या बच्चा? यस। कितना दिया है? 29। क्या दिया हुआ है? 29। अब देखो बेटा, अब देखो इस 29 को से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 2900, ये हो गया 3200 माइनस 4x माइनस 4x, इसको उठा के उधर ले जाओ, ये 4x, उसको उठा के इधर ले आओ 2900। बोलो कोई दिक्कत? यहां क्या हो गया? 300, यहां हो गया 4x, तो x बराबर कितना परसेंटेज निकल के आया? अरे बोल दो, काट दो, आ गया 75। x 75 है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन 75% है, तो ऑक्सीजन 100 माइनस x, 100 माइनस x मतलब 100 माइनस 75 मतलब 25% होगा। तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 25%, नाइट्रोजन कितना हो गया? 75%। बोलो आया क्या? आया ना? इस तरीके से अब आपने मोल परसेंट निकाल लिया। हो सकता है आपसे मास परसेंटेज पूछ ले, तो मोल परसेंटेज को मास परसेंटेज में बदलने आपको भली भांति आता है, क्योंकि हमने पहले सवाल में वही किया है, इसीलिए पहले मैंने मोल परसेंटेज को मास परसेंटेज में बदलना सिखाया है। आया ना? आया ना बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक सवाल आपके समक्ष, यह है CH4, यह है O2, हैज एन एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ 24, फाइंड द परसेंटेज बाय मोल एंड फाइंड द परसेंटेज बाय मास। तो मोल परसेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? आई होप आपको समझ में आया। सेम कंसेप्ट यहां लगाना है। आपके पास 2 जन का मिक्सचर है, 2 जन का मिक्सचर है। मिक्सचर में क्या है भाई? मिक्सचर में क्या है? इसका हम परसेंटेज अगर x%, मोल परसेंट ही पहले मानना बेटा, मोल परसेंट ही पहले मानेंगे अपन, है ना? इस बात को दिमाग में रखने का। x परसेंटेज है तो ये आपका क्या हो जाएगा? 100 माइनस x%। अब आपको मोल परसेंटेज पता है, इसका 16 ग्राम, इसका 32 ग्राम। एम एवरेज निकालो, फॉर्मूला लगाओ, 16 इंटू एक्स, क्योंकि मोल परसेंट अगर x% है तो मोल x हो गया, और ये 100 माइनस x मोल हो गया। 16 इंटू एक्स प्लस 32 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस 100 माइनस एक्स। सॉल्व कर देना, मोल परसेंटेज x का वैल्यू से निकल जाएगा और मास परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करने आई होप आपको आता है। अगेन दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क क्वेश्चन। मैं साथ में होमवर्क भी देता हूं क्लास वर्क में, ताकि कुछ क्वेश्चन तो तुम ये वाले भी प्रैक्टिस करो और कुछ क्वेश्चन जो आपको डीपीपी के थ्रू मिल रहे हैं वो भी आप प्रैक्टिस करो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? चलिए ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको शॉर्ट में सिखाना चाहता हूं। यहां पर सिखा दूं क्या? सिखा दूं क्या? आइए आइए बात करें, यहां पर आइए बात करें। थोड़ा सा इसको हम साइज को छोटा कर लेते हैं। इसको इस तरफ कर दे रहे हैं ताकि आपको एक और ट्रिक सिखा सकूं। सिखाऊं क्या? देखो, एक तरीका तो है कि आप इक्वेशन बनाइए, सॉल्व करिए, x का वैल्यू फाइंड आउट करिए। एक मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आपको यहाँ पर, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा शॉर्टकट है। मान लो ये N2 है, ये O2 है, ठीक। इसका मास पता है ना कितना है? 28। इसका मास पता है ना कितना है? 32, ठीक। फिर आपको इन दोनों का m एवरेज भी पता है ना कितना है? ये तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया, ये तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अब m एवरेज तो आपको पता है इसका कितना है? 29। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मोल परसेंटेज निकालने का तरीका बता रहा हूं। तो मोल परसेंटेज अगर आपको निकालना है किसका? नाइट्रोजन का। ये बता रहा हूं शॉर्टकट, लेकिन इसको अप्लाई नहीं करना भी बेटा। पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर इस शॉर्टकट का अप्लाई करना। देखो, आपको दोनों मेथड आना चाहिए। तो मोल परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना, तो जिसका निकालना है ना उसका और इसका डिफरेंस नहीं निकालेंगे। किसका डिफरेंस निकालेंगे? मैं इस दोनों का। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 32 माइनस 29, 3। फिर डिवाइडेड बाई इस दोनों का एवरेज से, तो कितना आ जाएगा? 4 इंटू 100। आया क्या? देखो तो नाइट्रोजन का आपका 75% आया था,
प्रूफ्ड। अब मान लो ऑक्सीजन का निकालना है, मैंने क्या बोला, जिसका निकालना उसका डिफरेंस नहीं निकालेंगे, किसका, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस 4 इनटू 100, कितना आ गया 25%। अरे आया क्या, मजा आया, मजा आया, ठीक। तो मोल परसेंटेज निकालने का ये एक तरीका है। हाँ, अगर मान लीजिए आपको यहीं पर नाइट्रोजन का मास परसेंटेज निकालना होता, नाइट्रोजन का मास परसेंटेज निकालना होता, तो वो भी एक ट्रिक बता दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। अगर आपको मास परसेंटेज निकालना है ऑफ नाइट्रोजन, कैसे निकालते, कैसे निकालते, तो आप इसका मोल परसेंटेज को इसके मास से मोलर मास से मल्टीप्लाई करते डिवाइडेड बाय एम एवरेज, डिवाइडेड बाय एम एवरेज, ये एक फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली अगर आपको मास परसेंटेज ऑफ O2 निकालना होता, कैसे निकालते बेटा, मोल परसेंट इनटू मोलर मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय एम एवरेज, डिवाइडेड बाय एम एवरेज, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। तो मास परसेंटेज निकालने का भी एक तरीका बता दिया। आप इसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा पहले आप लॉन्ग कट लगाओ, ताकि जब आपको पेन महसूस होगा ना तब आप शॉर्टकट लगाओगे तो उसका मजा ले पाओगे। इज इट क्लियर और नॉट? तो दिस इज ऑल अबाउट एम एवरेज, एम एवरेज निकालने का तरीका। लेकिन इसमें कुछ और तरीका है। होता क्या, एक सवाल आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेस पे कि एम एवरेज कैसे निकाले, लेकिन उसको समझने से पहले हम लोग को पहले ये समझना होगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेट सपोज एक रिएक्शन हुआ, ए गेट्स कन्वर्टेड इनटू बी प्लस सी, ठीक। आपके पास रिएक्टेंट के इनिशियल मोल्स होंगे, रिएक्टेंट के इनिशियल मोल्स होंगे, लेट सपोज आपके पास 20 मोल्स इनिशियल के थे। आफ्टर सर्टेन टाइम, ये कब का बात हो रहा है, मतलब एट टी बराबर 0, और एट टी बराबर टी क्या हो गया, लेट सपोज इसके 6 मोल रिएक्ट कर गए 10 - 6, और इसके कितने बने 6 मोल बन गए, और इसके कितने बने 6 मोल बन गए। ये फाइनल है, मतलब ये एट टाइम टी, टी बराबर टी पे मोल्स आपके ये कहानी बन रही है। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसके एक मोल से इसका एक मोल बन रहा है, तो इसके 6 मोल बनाने के लिए इसके 6 मोल को यूज होना पड़ेगा। क्लियर? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कितने मोल रिएक्ट हो चुके हैं रिएक्टेंट के, मैं क्या पूछ रहा हूं, कितने मोल ए के रिएक्ट हो चुके हैं विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल, कितना अमाउंट ए रिएक्ट कर गया है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल अमाउंट, ये बताने के लिए बोला है। क्या बोला है? क्या बोला है? तो आप क्या करोगे, रेशियो निकालोगे। किसका निकालोगे? कितना रिएक्ट हुआ है। 6 मोल अंडरगोज रिएक्शन, 6 मोल अंडरगोज रिएक्शन, बोलो हाँ या ना। इनिशियली कितना था 20, तो आप क्या करोगे 6/20 कर दोगे। आंसर क्या दे दोगे, इसको काट भी दोगे 3/10 0.3। तो ये जो रेशियो आपने निकाला है ना, ये जो रेशियो निकाला है, इसी रेशियो को हम एक टर्म से डिनोट करते हैं, दैट इज नोन एज अल्फा, और इसी अल्फा को हम केमिस्ट्री के भाषा में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। अब इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने जो रिएक्शन लिया है वो कौन सा रिएक्शन लिया है, डिसोसिएशन वाला। और जनरली ये एप्लीकेबल कहां पर होता है ये कॉन्सेप्ट, जहां पर कोई एक सब्सटेंस एक से अधिक सब्सटेंस में टूट रहा हो। बोलो ये बात क्लियर है क्या? तो सवाल आता है सर व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन क्या होगा सर? तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ मोल्स, the number of moles of reactant undergoes the reaction at any time t with respect to, या आप कह सकते हो पर मोल ऑफ रिएक्टेंट, एट एनी टाइम t पर मोल ऑफ रिएक्टेंट
पर मोल ऑफ रिएक्टेंट टेकन, मतलब आपने क्या किया, कितना मॉलिक्यूल या एटम ए का रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है एट टाइम टी विथ रिस्पेक्ट टू दी पर मोल। स्टार्टिंग में कितना था 20, तो हर एक, तो ये जो पर मोल ऑफ रिएक्टेंट है ये कब का बात हो रहा है, इनिशियली, इनिशियल कितना था उसके रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो जो रेशियो आपको मिलेगा उसी को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कहते हैं। जैसे ये आपका अल्फा क्या निकल के आया, तो यहां पर अगर परसेंटेज बोलता, परसेंटेज, तो मैं क्या करता, इसी अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई कर देता, तो यही आपका आ जाता 30%। ये आपका क्या हो जाता, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या आ जाता, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, क्या आ जाता है, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर है क्या? दिस इज अबाउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? अब सवाल आता है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैं आपको रिएक्शन में इन अल्फा को यूज करना सिखाऊंगा, ठीक है, वो आपको आना चाहिए। ये आपको यहां भी काम आएगा, ये आपको आगे चल करके इक्विलिब्रियम चैप्टर हो उन सब में भी ये काम देखने को मिलेगा। तो आइए इसका यूज कैसे करते हैं। लेट सपोज एक रिएक्शन है ए, वो बी और सी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। आपको क्या नजर आया, अभी हम लोग जो रिएक्शन किए उसमें क्या फॉर्म हुआ, लेट सपोज एट टी बराबर 0 इसके 10 मोल्स है, एट टी बराबर टी मुझे नहीं पता ये कितना बना, तो मैं बोलूंगा इसके x मोल बने हैं और इसके x मोल बने हैं, तो इसके कितने बचे, तो मैं बोलूंगा 10 माइनस एक्स बचे, 10 माइनस एक्स बचे। क्लियर? तो अगर मुझे इसी के लिए मैं अल्फा को डिफाइन करूं तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन, या इस 10 के जगह पे आप वर्ड लिख लो a, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, जब सब वेरिएबल में ही चल रहे हैं तो इसको भी वेरिएबल में रख लो, x अपॉन a, ठीक। तो यहां से x क्या निकल कर के आएगा, a इंटू अल्फा, a इंटू अल्फा। क्लियर है क्या? बोलो ना बेटा, क्लियर है क्या ये फंडा? ठीक। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसका लिखने का एक और तरीका है, t बराबर t आप क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स के जगह पे क्या लिख दोगे, a अल्फा, b के जगह पे क्या लिखोगे, a अल्फा, c के जगह पे क्या लिखोगे, a अल्फा। ये आप तब लिख सकते हो जब आपको सवाल में अल्फा का वैल्यू दिया गया होगा, ये तब आप लिख सकते हो जब सवाल में आपको अल्फा का वैल्यू दिया गया होगा। क्लियर है क्या? अरे बोलो ना बेटा, क्लियर है क्या? अब मजेदार ट्विस्ट क्या आएगा, ध्यान से समझना, एक मजेदार ट्विस्ट। लेट सपोज ऐसा हो, ये 2a हो, ये 3b हो, ये 4c का फॉर्मेशन कर रहा है, आप इसका t बराबर 0 पे बोले, इसका a मोल्स है, इसका क्या होगा, 0 और 0 होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोडक्ट का तो वैल्यू कुछ अमाउंट दिया ही हुआ नहीं होता। तो अब आप इसको कैसा लिख सकते हैं, तो इसको अगर आप ऐसा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जैसे आदत क्या हो गई है, आदत तो यही होगी, अब a अल्फा a माइनस a अल्फा, अब कोफिशिएंट आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3a अल्फा, ये कितना हो जाएगा, 4a अल्फा, ये क्या हो जाएगा, या आप इसको ऐसे समझो, अगर इसका x पार्टिसिपेट किया तो क्या लिखोगे, a माइनस 2x बराबर, यही गलती करते हैं लोग, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इसको क्या लिख देते हैं 3x और इसको क्या लिख देंगे 4x। और जब मैं पूछूंगा इसको अल्फा के टर्म में t बराबर t को दिखाओ तो क्या लिख देते a माइनस 2a अल्फा, और इसको क्या लिख देंगे 3a अल्फा, और इसको क्या लिख देंगे 4a अल्फा। ये यहां पर रॉन्ग है, ये यहां पर रॉन्ग है, ये यहां पर रॉन्ग नहीं बोलूंगा, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन में गलती हो जाएगा। ये तो तब भी लिख सकते हो आप, ये तो तब भी लिख सकते हो, तब भी लिख सकते हो, ये तो तब भी लिख सकते हो, लेकिन इसको ऐसा लिखना, इसको ऐसा लिखना मेरे हिसाब से गलत हो जाता है, इसको ऐसा लिखना मेरे हिसाब से गलत हो जाएगा। कारण क्या है, कारण क्या है समझना, अगर आप ऐसा लिखे हो तो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप अल्फा नहीं बताओगे, 2 अल्फा मानोगे, और ये हम लोग क्वेश्चन बनाते वक्त नहीं मान पाते, ये क्वेश्चन बनाते वक्त हम नहीं मान पाते हैं, ये हमसे सबसे बड़ी गलती होती है। तो ये नहीं मान पाते, इसीलिए ऐसे लिखने पर कहानी बदल सकती है, कहानी बदल सकती है। क्लियर है?
क्लियर है क्या? तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा सवाल दिया रहेगा, जब भी ऐसा सवाल आपको दिया जाए, आपको क्या करना, पहले इसका कोफिशिएंट 1 बना लो। जैसे a क्या लिख सकते हो, 3/2b प्लस 2c लिख सकते हो क्या, 4/2 2 होता है। अब आप इसके लिए क्या लिखोगे, इसका t बराबर 0 पे क्या लिखोगे, अगर ये a है तो ये 0, ये 0। और अगर इस रिएक्शन का DOD आपको दे दिया है, लेट सपोज वो अल्फा दे दिया, तो आप क्या लिखोगे 2a अल्फा। अब इसको क्या लिखोगे 3/2a अल्फा, और इसको क्या लिखोगे a माइनस a अल्फा। नाउ यू आर करेक्ट, नाउ यू आर करेक्ट। और करेक्ट क्या, ये गलत नहीं है, लेकिन फिर तुमसे कोई पूछेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, तो आप अल्फा वैल्यू फाइंड आउट करके बता दोगे। मान लो अल्फा ही निकालने बोल दिया सवाल में, तो तुम अल्फा निकाल दोगे, जबकि एक्चुअल में जो रिएक्शन का है वो अल्फा डैश है, अल्फा थोड़ी है, अल्फा डैश है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस रिएक्शन का क्या है, इस रिएक्शन का DOD क्या है, अल्फा डैश है, जो कि 2 अल्फा के बराबर है, जो कि 2 अल्फा के बराबर है। ये आपके पॉइंट्स यहां निकल करके आते हैं। ये बेसिक बातें आपको आनी चाहिए, ये बेसिक बातें आपको आनी चाहिए। क्लियर है, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? अब जैसे एक सवाल है यहां पर, इस सवाल में बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंसेस इफ अल्फा इज 0.6 एंड इनिशियली 10 मोल्स ऑफ NH3 आर टेकन। ठीक है, बढ़िया है भैया, बढ़िया है। अगर ये सवाल है तो एट t बराबर 0 इनिशियल मोल इसके कितने दिए हुए हैं 10। लेकिन हम यहां से सॉल्व करना नहीं चालू करेंगे, क्यों? क्योंकि हमको रिएक्टेंट के आगे क्या नजर आ गया 2। तो मैं सबसे पहले इस रिएक्शन को एक बार और लिखूंगा, और इस 2 को हटा के यहां पर क्या ले जाऊंगा 2, 1/2 N2, और ये हो जाएगा 3/2 H2। अब मुझे अल्फा के टर्म्स में आंसर लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, जल्दी से बताना। ये अगर t बराबर 0 पे इसके 10 मोल्स है, इसके कितने हो गए 0 मोल्स, इसके कितने हो गए 0 मोल्स। एट t बराबर t क्या हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा 10 इंटू अल्फा बाई 2, ये क्या हो जाएगा 3/2 अल्फा इंटू, या 10 इंटू 3/2 अल्फा, और ये क्या लिखोगे 10 माइनस 10 अल्फा। क्या ये लिखने आया क्या? अगर ये लिखना सीख जाओगे आधा केमिस्ट्री का दर्द दूर हो जाएगा। इसको लिखो, बार बार लिखो, समझो बात को मैं कैसे लिख रहा हूं। मैं क्या लिख रहा हूं 10 माइनस 10 अल्फा, क्यों? इसका कोफिशिएंट 1, तो a अल्फा होता है, ये मेरा क्या है a अल्फा। अब यहाँ इसका कोफिशिएंट होगा तो a अल्फा, लेकिन इसका कोफिशिएंट 1/2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया। होगा तो 10 अल्फा, लेकिन इसका कोफिशिएंट 3/2 है, तो मैंने 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये लिखने आना चाहिए। अब आपसे क्या पूछा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंसेस, तो NH3 का कितना आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू कितना है 0.6, तो 10 माइनस 10 इंटू 0.6, आंसर विल बी 4 मोल्स, आंसर विल बी 4 मोल्स। उसी तरीका से N2 का क्या आ जाएगा 10 अल्फा बाई 2, मतलब 10 इंटू 0.6 अपॉन 2, ये हो जाएगा 0.3, आंसर विल बी 3 मोल्स। उसी तरीका से हाइड्रोजन का क्या आ जाएगा 10 इंटू 3/2 अल्फा। अब अल्फा क्या हो गया 0.6, ये हो गया 0.3, ये मल्टीप्लाई कर दो तो 3 3 9, हाइड्रोजन के कितने मोल्स निकल के आ गए 9 मोल्स। गॉट इट? आया क्या बात समझ में? तो इस तरह के सवाल को ऐसे बनाना है। आगे बढ़ते हैं, बोलता फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन m एवरेज एंड अल्फा। m एवरेज का रिलेशन, बेसिकली हम लोग एवरेज एटॉमिक मासेस या एवरेज मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में बात कर रहे हैं, एवरेज मासेस का यह लेक्चर है। तो इसका अल्फा के साथ क्या रिलेशन है, इसका अल्फा के साथ क्या रिलेशन है? लेट सपोज आपके पास एक रिएक्टेंट है AN, जो कि कन्वर्ट हो जा रहा है N इंटू A में, जो कि कन्वर्ट हो जा रहा है A इंटू N इंटू A में। तो आप एट t बराबर 0 इसके लिए क्या लिखोगे A, ये 0। एट t बराबर t पे क्या लिखोगे N A अल्फा, और इसको क्या लिखोगे A माइनस A अल्फा। क्लियर? यही लिखोगे ना? अरे बोलो। अब m एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला है, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। यही तो कर रहे थे, यही तो कर रहे थे, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स।
टोटल मास क्या हो जाएगा, टोटल मास क्या हो जाएगा, हमको टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, तो आपको पता है किसी भी रिएक्शन में मास कंजर्व होता है, तो आप इसका मास निकाल लो, वही टोटल मास होगा, इस दोनों का मिला करके भी क्या आ जाएगा, A इंटू लेट सपोज इसका मॉलिक्यूलर वेट m1, इसका m आपका क्या हो गया m1 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स कितना हो जाएगा A माइनस ए अल्फा प्लस एन ए अल्फा। अब ए कैंसल आउट हो जाएगा, ए कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ m1, यहाँ m1 क्या है, इट इज द मोलर वेट ऑफ an, इसका मोलर वेट है, तब A अपॉन ए कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, ये ए और ए कट गया, तो यहां से m1 अपॉन 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर m एवरेज। तो बहुतों के मन में आएगा सर अगर ऐसा होता कुछ, अगर ऐसा होता कुछ n1a अलग अलग है, n2b n3c होता, ठीक, तो क्या करते, तो क्या करते, तब इस n के जगह पे क्या लिखते, तब इस n के जगह पे आप n2 प्लस n3 डिवाइडेड बाई n1 इंटू n2 करते, क्या करते, n1 प्लस n2, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं, n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई n1 करते, सॉरी इनिशियल मोल्स है ना, n1 करते, ठीक है, ये फॉर्मूला आप लगाते हैं। अगर ऐसा होता तो, अगर ऐसा होता तो, क्लियर है क्या, an का ये मास है m1, an का मास है, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लेट सपोज ये A है, ये B में कन्वर्ट हो रहा है, ये n टाइम्स B में कन्वर्ट हो रहा है, तो m1 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A है। एक एग्जांपल समझो, जैसे N2O4 है, इसको कन्वर्ट किया 2NO2 में, तो आप m1 क्या लिखेंगे, इसका मास लिखेंगे, और n क्या लिखेंगे 2, n क्या लिखेंगे 2। लेकिन अगर ये अलग अलग होता, ये भी अलग होता, इसका कोफिशिएंट भी कुछ ना कुछ लग रहा होता, तो आप n का वैल्यू क्या लिखते हैं, n2 प्लस n3 डिवाइडेड बाई n1, n2 प्लस n3 इन दोनों का मोल्स डिवाइडेड बाई n1, 3 के जगह 3 c के जगह d आता, तो n2 प्लस n3 प्लस n4 डिवाइडेड बाई n1 हो जाता। इज इट क्लियर। तो कुल मिलाकर के आपको ये पता होना चाहिए कि n क्या है, n कैसे निकालते हैं और m1 कैसे निकालते हैं, और अल्फा दिया हुआ रहेगा तो आप m एवरेज निकाल लेंगे, m एवरेज दिया हुआ है तो आप अल्फा फाइंड आउट कर लेंगे। आइए एक सवाल करें, आइए एक सवाल करें, फाइंड दी m एवरेज, तो इसका मोलर वेट क्या आ जाएगा, तो जगह 2 इंटू 14 प्लस 4 इंटू 16, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 8 और 4 12, और ये कितना हो गया 92। तो ये आपका m निकल करके आ गया, m ऑफ N2O4 ही लेना है हमको। तो अगर मुझे m एवरेज निकालने बोलेगा तो मैं क्या निकालूंगा, m ऑफ N2O4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस n क्या लेंगे 2 माइनस 1 इंटू अल्फा, अल्फा कितना बेटा 0.5, इसके जगह पे क्या लिखोगे 92 अपॉन 1 प्लस 0.5, 92 अपॉन 1.5, इसको ऊपर लिख दो 10, ये हो गया 2, ये हो गया 3, सॉल्व कर लीजिए इसको, 92 ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 18, 184 अपॉन 3, दिस इज द m एवरेज। इस तरीका से फाइंड आउट करते हैं, कहीं पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिख जाए तो इस पे भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे, तो कहीं आ जाइए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो आप इसको समझना क्या कहना चाहता है, ठीक। अब आपको यहां पर क्वेश्चन दे दिया, m एवरेज दे दिया है, ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द अल्फा फॉर NH3, बड़ा आसान है। अब यहां पर देखो, यहां पर N1 ये हो गया, N2 कुछ नहीं है तो 1 है,
और n3 क्या हो गया, तो n बराबर क्या हो जाएगा 2 + 3, 1 + 3 डिवाइडेड बाई n, 1 ये हो गया 2, आंसर आ गया 2। ये हो गया n2, ये हो गया n3, ये हो गया n1। क्लियर। अब आपको m एवरेज का फॉर्मूला में बताओ क्या लिखोगे। m एवरेज का फॉर्मूला में मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 कितना हो जाएगा 17/1 + n के जगह पे क्या लिखोगे 2 - 1 × अल्फा। क्या आप अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या आप अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? जल्दी से बोलिए यस और नो, यस और नो। क्लियर है क्या? तो इस तरह के सवाल भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो m एवरेज का सवाल कैसे लगाना है, कैसे नहीं लगाना है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस तरह के सवाल को बनाते रहे, जितना आप बनाएंगे ना उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बात बस यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर 2 × 17 मत कर देना। हमको सिंपली इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास लेना है, सिंपली इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास लेना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको m एवरेज, एटॉमिक मास, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। और अगर समझ में आई है बच्चा, लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल बटन को हिट कर देना, ताकि जब जब वीडियो डालूं आपकी जो नोटिफिकेशन है वो ऑन रहे और उस पर सारी चीज़ें जा सके, टाइम टू टाइम जा सके। आप भी टाइमली इन सारे लेक्चर्स को देखना, सारे लेक्चर्स का नोट्स बनाना, इनका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और इसके बाद DPP सॉल्व करिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट लेवल और थोड़ा सा बढ़े। और जो कि हमारे पास टाइम स्पेन बहुत कम है, तो हम ज़्यादा बुक्स को रेफर नहीं करेंगे। मैं पहले एक बुक को बोलूँगा, उसको बना लीजिए, और वो है PYQs ऑफ JEE Main फ्रॉम 2019 to 2025। ऑल्दो ये जितने भी कॉन्सेप्ट है ये एडवांस तक सफिशिएंट है। हम लोग क्वेश्चंस का लेवल को चेंज करेंगे। पहले हम लोग का मेन मकसद क्या होना चाहिए, JEE Main 2026 का जनवरी अटेम्प्ट में बहुत अच्छा नंबर लाना, बहुत अच्छा नंबर है। उसके बाद हम लोग एडवांस के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। कॉन्सेप्ट आपका यही रहने वाला है, ये बेसिक चीज़ों को ही आप एडवांस लेवल पे क्वेश्चन के रूप में करेंगे और कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। बीच बीच में क्वेश्चंस भी मैं अच्छा अच्छा पिक कर रहा हूँ, तो आपका कॉन्सेप्ट में कहीं कमी नहीं रहने वाला है। तो तैयारी अच्छा से करते रहे और मस्त रहे, स्वस्थ रहे और जबरदस्त रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।